वेलकम टू जेनिक। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ड्यू टू कपलिंग कैपेसिटर द बीजेटी एम्पलीफायर सर्किट इज वर्किंग एज एन हाई पास फिल्टर, एज ए हाई पास फिल्टर। तो हाई पास फिल्टर की हम थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। होप आप लोगों को पता होगा बहुत सारी चीजें, तो मैं थोड़ा सा उसमें हाईलाइट करता हूं और उस थोड़े हाईलाइट करने के बाद मैं आपको बीजेटी सर्किट में CC1 का एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें CC1 फाइनाइट होगा और CC2 विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो CC1 की वजह से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे डायरेक्टली, वो एक क्वेश्चन लेके हम डिस्कशन करेंगे। और उसके पहले हाई पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं, ठीक है ना। हाई पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। हाई पास फिल्टर नॉर्मली अगर आइडियल हाई पास फिल्टर देखोगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, वो हाई फ्रीक्वेंसीज को पास करता है और लो फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करता है। दिस इज हाई पास फिल्टर। और जो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FL। अगर ओमेगा में गिवन है तो यही गिवन होगा ओमेगा L। FL और ओमेगा L में रिलेशन क्या है, ओमेगा L इज इक्वल टू 2πfl। ये हाई पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जितनी हाई फ्रीक्वेंसीज होंगी उतना अच्छा गेन होगा और लो फ्रीक्वेंसीज के लिए गेन ये बहुत बेकार ऑफर करता है और लो फ्रीक्वेंसीज को ये ब्लॉक करता है, हाई फ्रीक्वेंसीज को पास करता है, इसीलिए हाई पास फिल्टर हाई फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हाई पास फिल्टर, दिस इज द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, है ना। अगर मैं ये क्या कर रहा हूं, ये मैं मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम प्लॉट कर रहा हूं, हमेशा मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम प्लॉट करते हैं। AV गेन हम प्लॉट कर रहे हैं, उसका अगेंस्ट ओमेगा एक तरह से हम प्लॉट कर रहे हैं या अगेंस्ट F प्लॉट कर रहे हैं, तो इस तरह का गेन मिलता है। जो हाई फ्रीक्वेंसीज है उनके लिए गेन अच्छा है और जो लो फ्रीक्वेंसीज है उनके लिए गेन बेकार है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई पास फिल्टर, है ना। अब हम एक देखते हैं, एक सिंपल सा RC सर्किट लेते हैं, पैसिव फिल्टर। एक्टिव फिल्टर क्या होता है, एक्टिव फिल्टर में फिल्टरिंग भी होती है और गेन भी वो अच्छा ऑफर करता है। जैसा कि बीजेटी क्या एक एक्टिव फिल्टर है क्योंकि ये गेन भी ऑफर कर रहा है सिस्टम को और साथ में इसके पास कैरेक्टरिस्टिक है फिल्टरिंग की कि ये किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा, कुछ फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा। तो दैट इज नेचर ऑफ फिल्टर। और साथ में ये गेन ऑफर कर रहा है तो ये एक्टिव फिल्टर में काउंट होता है। जहां एक्टिव डिवाइस है बीजेटी कैसी डिवाइस है, एक एक्टिव डिवाइस कहते हैं। अगर आप नेटवर्क थ्योरी के टर्म में जाओगे, क्यों इसको एक्टिव डिवाइस करते हैं, क्योंकि इट हैज एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर्टी। ओपन एक एक्टिव एलिमेंट है, बीजेटी एक एक्टिव एलिमेंट है, मॉसफेट एक एक्टिव एलिमेंट है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर्टी। एम्प्लीफिकेशन वो कर सकते हैं। जबकि अगर एक नॉर्मल RC सर्किट हम ले लेंगे, एक नॉर्मल RC सर्किट हम ले लेंगे, तो उस केस में वो जो नॉर्मल RC सर्किट होगी उसमें एम्प्लीफिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो एक पैसिव नेटवर्क होगा। तो वहां पे भी फिल्टरिंग नेचर तो होगा लेकिन वो पैसिव फिल्टर कहा जाएगा क्योंकि वहां गेन जैसी प्रॉपर्टी नहीं आएगी कि वो इनपुट सिग्नल को गेन ऑफर कर पाए। इनपुट सिग्नल को गेन वो ऑफर नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम गेन पैसिव फिल्टर में क्या होगा, 1 होगा। जब इनपुट सिग्नल एज इट इज आउटपुट में पास हो जाए तो गेन क्या होगा, 1। ऑब्वियसली V0 इज इक्वल टू VI, तो गेन कितना हो गया, 1। तो पैसिव फिल्टर के केस में maximum gain offered by the system is 1, while in case of active filter maximum gain offered by the system depends on the designing। वो 20 हो सकता है maximum gain, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 60 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है ना। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं गेन की, माइनस साइन तो केवल इन्वर्जन करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 180 का फेज शिफ्ट करता है, ठीक है। तो अब हम एक RC सर्किट लेते हैं हाई पास फिल्टर की, है ना। देखो हाई पास फिल्टर के केस में जब हम बनाएंगे, हाई पास फिल्टर के केस में ये एक हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है, ये नेटवर्क पैसिव नेटवर्क। यहीं से मॉडलिंग सीखेंगे और यहां से जब मैं मॉडलिंग सिखाऊंगा आपको तो कुछ चीजें आपको मैं बता दूंगा और उस पर सीधे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा फास्ट। ये है आपका R, ये आपका C है। यहां पे अगर इनपुट सिग्नल प्लस माइनस VI लगा रहे हो और यहां से आउटपुट निकाल लो प्लस माइनस क्या, V0 निकाल लो, ठीक है ना। तो V0 आएगा आपका कितना, R अपान R प्लस 1/j ओमेगा C इंटू VI आएगा, ठीक है ना। तो V0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताओ, आ जाएगा 1 प्लस क्या आ जाएगा, R j ओमेगा C अपान R j ओमेगा C प्लस 1, है ना। इसको अगर मैं लिखूं आपको किसके फॉर्म में, S के फॉर्म में, S डोमेन में लिखूं अगर, तो S डोमेन में इसको मैं क्या लिखता हूं, 1/SC लिखता है ना, S डोमेन में। तो ये लिखा हुआ है SRC अपान SRC प्लस 1, है ना, SRC प्लस 1। या यहां से RC अगर कॉमन ले लो तो S प्लस 1/RC हो गया, ठीक है ना।
ये इसका ये ट्रांसफर फंक्शन एक तरह से हो गया V नॉट अपॉन VI की अगर मैं बात करूं, V नॉट अपॉन VI की बात अगर करूं तो ये आ गया। ये एक हाई पास फिल्टर है। देखो कैसे देखो, अगर मैं मॉड ऑफ V नॉट अपॉन VI निकालूं, है ना, मॉड ऑफ V नॉट VI, देखो क्या आएगा, इसको आप j ओमेगा रख दो, इसको j ओमेगा रख दो, इसको j ओमेगा, तो ये आएगा आपका ओमेगा अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आरसी का क्या होल स्क्वायर, है ना, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आरसी का होल स्क्वायर, यही आएगा इसका की। अब देखो यहाँ पे अगर इसको और आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ओमेगा को कॉमन ले लो ऊपर नीचे से, तो 1 अपॉन अंडर रूट, थोड़ा ज्यादा सिंपल हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा आरसी का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो, जो मॉड ऑफ V नॉट अपॉन VI है, हम गेन की बात कर रहे हैं मॉड ऑफ AV की, ओमेगा जितना ज्यादा होगा, ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, तो 1 अपॉन ओमेगा आरसी टेंडिंग टू 0 होगा, और गेन अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 पे होगा कि नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर की जब वैल्यू, जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट में चीज है, डिनोमिनेटर की वैल्यू जब मिनिमम होगी तो मॉड ऑफ AV मैक्सिमम होगा। और ये कब मिनिमम होगा, 1 तो कांस्टेंट है, जब 1 अपॉन ओमेगा आरसी ये वाला टर्म मिनिमम होगा तब ये समेशन मिनिमम होगा, ये समेशन मिनिमम होगा तो अंडर रूट की वैल्यू मिनिमम होगी, और तब गेन क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि डिनोमिनेटर मिनिमम तो ये रेशियो मैक्सिमम, और ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1 अपॉन ओमेगा आरसी अपनी मिनिमम वैल्यू टेंडिंग टू 0 लेगा, है ना। तो जितनी फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी, ओमेगा जितना हाई रहेगा 1 अपॉन ओमेगा आरसी उतना कम रहेगा, और 1 अपॉन ओमेगा आरसी उतना कम रहेगा तो उसका स्क्वायर उतना कम रहेगा, और 1 प्लस ये क्वांटिटी उतनी कम रहेगी, और डिनोमिनेटर उतना कम रहेगा, और गेन उतना अच्छा रहेगा, है ना। और आइडियल गेन ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी पे मिलेगा। तो हाई पास फिल्टर का आइडियल गेन कब मिलता है, ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी पे उसका गेन मैक्सिमम होता है, एंड दैट इज द हाई पास फिल्टर का मैक्सिमम गेन। ठीक है, दूसरी चीज देखो, ओमेगा जितना घटाते जाएंगे, ओमेगा जितना कम होगा, ओमेगा जितना कम होगा 1 अपॉन ओमेगा आरसी उतना ज्यादा होगा, है ना। ओमेगा जितना कम 1 अपॉन ओमेगा आरसी उतना ज्यादा, अगर 1 अपॉन ओमेगा आरसी उतना ज्यादा तो ये स्क्वायर उतना ज्यादा, और 1 प्लस इतना ज्यादा, अंडर रूट की वैल्यू ज्यादा, गेन उतना कम होता जाएगा। और ओमेगा जब टेंड करेगा 0 को तो 1 अपॉन ओमेगा आरसी टेंड करेगा इंफिनिटी को, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी, इंफिनिटी का अंडर रूट भी क्या इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी टेंड कहां करेगा 0 को। तो इस सिस्टम को अगर हम प्लॉट करें तो इसका गेन लो फ्रीक्वेंसीज पे क्या है, बहुत कम है, और हाई फ्रीक्वेंसीज पे गेन बढ़ रहा है, और गेन हाई फ्रीक्वेंसीज पे क्या है, जैसे फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो गई, ओमेगा बहुत हाई हो गया, मॉड ऑफ AV क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया 1। अब हम क्या कहते हैं, 3 dB फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 3 dB फ्रीक्वेंसी वो होती है वो फ्रीक्वेंसी जिसपे मैक्सिमम गेन का गेन बाय √2 हो जाए। मैक्सिमम गेन क्या है इस सिस्टम का, इस पैसिव फिल्टर का, मैंने बताया था मैक्सिमम गेन 1 हो सकता है, चाहे वो लो पास फिल्टर बना हो पैसिव में, चाहे हाई पास, मैक्सिमम गेन पॉसिबल इज 1, क्योंकि यहाँ एम्प्लीफिकेशन जैसी प्रॉपर्टी नहीं होती है ना, पैसिव नेटवर्क है। ठीक है, तो मैक्सिमम गेन 1 हो सकता है। अब देखो ध्यान से, हाई पास फिल्टर की एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो जो ये मैक्सिमम गेन आपको मिलता है, इस गेन का वो फ्रीक्वेंसी जिसपे गेन इस गेन का बाय √2 हो जाएगा, उसी को कहते हैं 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। वही हमें पूछा जाएगा जो एग्जाम में आएगा कपलिंग कैपेसिटर। तो मैक्सिमम गेन इस सिस्टम के केस में 1 है, इसका 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम कहेंगे ओमेगा एल। एंगुलर निकालने, एफएल को निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 पाई से इसी को डिवाइड कर देना, ओमेगा एल को एफएल आ जाएगा हर्ट्ज में, ये रेडियन पर सेकंड। तो वो फ्रीक्वेंसी जिसपे गेन मैक्सिमम गेन का बाय √2 हो जाए, वही कहते हैं 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और यहां से निकालो, जब AV 1 बाय √2 हो जाएगा, उस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे 1 अपॉन √1 ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एल पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी पे गेन 1 बाई √2 हो जाएगा, और यहां से ओमेगा आएगा कितना, 1 अपॉन आरसी, ओमेगा एल आएगा। तो जो 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी इस सिस्टम की, ये हाई पास फिल्टर की तरह काम कर रहा है, और इसकी 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 1 अपॉन आरसी के बराबर। और 1 अपॉन आरसी क्या है, अगर ध्यान से देखो, जो ये कैपेसिटर लगा है, इसी की वजह से तो ये फिल्टर की तरह काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग इंपीडेंस ऑफर करता है। फ्रीक्वेंसी वेरिएबल इंपीडेंस किसका है, इसका R तो फिक्स है, तो
ये क्या कर रहा है, लो फ्रीक्वेंसी को हाई इंपीडेंस ऑफर करेगा और लो फ्रीक्वेंसी वाले इनपुट सिग्नल को आउटपुट में जाने से रोकेगा, तो लो फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करेगा। और हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो इनपुट एज इट इज आउटपुट में आ जाएगा, इनपुट को आउटपुट पे ये पास करेगा, हाई फ्रीक्वेंसीज वाले इनपुट सिग्नल को ये शॉर्ट होके आउटपुट पे पास करेगा, तो इसीलिए ये हाई फ्रीक्वेंसीज वाले इनपुट सिग्नल को पास कर रहा है, तो हाई पास फिल्टर है। तो यही कैपेसिटर की वजह से फिल्टर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि कैपेसिटर का इंपीडेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। तो यही कैपेसिटर का इंपीडेंस चेंज होकर कभी लो इंपीडेंस कभी हाई इंपीडेंस बन के कुछ फ्रीक्वेंसीज के इनपुट सिग्नल को ब्लॉक कर रहा है, कुछ फ्रीक्वेंसीज के इनपुट सिग्नल को पास कर रहा है, और एक फिल्टर का ये नेचर बना रहा है। ठीक है ना, तो आप ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करिए। तो देखो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 dB क्या आई, 3 dB एंगुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आई, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस कैपेसिटर। जिस कैपेसिटर की वजह से फिल्टर की तरह काम कर रहा है, उसी कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट जो होता है वही क्या होता है, 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। 1 अपॉन दैट टाइम कांस्टेंट इज नथिंग बट 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सिंपली। तो जिस कैपेसिटर की वजह से निकालना है, देखो उस कैपेसिटर को ओपन किया है ना, उस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल के बीच में, उसी कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया R इक्विवेलेंट, और उसी R इक्विवेलेंट इंटू C कर देंगे, तो उस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट निकल जाएगा। उस कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में टाइम कांस्टेंट क्या होगा, R इंटू C। तो R इंटू C कहां आएगा, जिस कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में टाइम कांस्टेंट निकालना चाहते हो उस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल को ओपन करो, उन दोनों टर्मिनल के बीच में, कैपेसिटर के यही दोनों टर्मिनल्स है ना, इन्हीं दोनों के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है, नेट रेजिस्टेंस देखने का मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है, वो रेजिस्टेंस निकाल लो, उसको मान लो R इक्विवेलेंट इनटू C कर दोगे तो इस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट आ जाएगा, और 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट कर दोगे तो इस कैपेसिटर की वजह से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये हमेशा होगा, चाहे लो पास फिल्टर का केस हो चाहे हाई पास। अब आपको बस ये पहचानना होगा कि उस पर्टिकुलर कैपेसिटर की वजह से जो आपका सिस्टम है लो पास फिल्टर बन रहा है कि हाई पास। अगर हाई पास फिल्टर बन रहा है तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर विल बी 1 अपॉन द टाइम कांस्टेंट ऑफ दैट कैपेसिटर। और अगर इसी कैपेसिटर की वजह से ये लो पास फिल्टर बनता तो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है लो पास फिल्टर की ओमेगा एच, वो हो जाती 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट होगी ड्यू टू ए पर्टिकुलर कैपेसिटर। अब वो आपको पहचानना है कि उस कैपेसिटर की वजह से ये लो पास फिल्टर है कि हाई, जैसे कपलिंग कैपेसिटर की वजह से वो हाई पास फिल्टर की तरह काम करता दोनों कैपेसिटर की वजह से। तो C1 का अगर टाइम कांस्टेंट निकाल लें तो 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट विल बी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू C1। C2 की वजह से अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने तो उसका टाइम कांस्टेंट निकालने, दैट विल बी 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट विल बी एंगुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वही आपसे पूछी जाती है। ठीक है ना, अब यहां इन दोनों टर्मिनल को ओपन करो, इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में पूरा नेट रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है उससे C को मल्टीप्लाई कर दो टाइम कांस्टेंट, और इन दोनों टर्मिनल के बीच में जब नेट रेजिस्टेंस देखना है तो जितने थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हो, जितने इंडिपेंडेंट सोर्सेज है उनको क्या कर देते हो, शॉर्ट उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस। अब देखो इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, R लगा हुआ है ना, इन दोनों टर्मिनल के बीच में, इन टर्मिनल को यहां भी दिखा देते हैं ना, इस टर्मिनल को यहां भी दिखा देते हैं शिफ्ट करके, कोई दिक्कत है क्या, यही तो है। इन दोनों टर्मिनल के बीच में कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है, R इंटू C टाइम कांस्टेंट, तो यही होगी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सिंपली आ गया। तो किसी कैपेसिटर की वजह से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी तो कुछ नहीं, उस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट निकालो एंड फ्रॉम दैट टाइम 1 अपॉन दैट टाइम कांस्टेंट विल गिव यू द 3 dB एंगुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एक ध्यान से देखो, हाई पास फिल्टर का जो ट्रांसफर फंक्शन है किस नेचर का होता है ये भी मैं बता देता हूं, किस नेचर का। हाई पास फिल्टर के केस में एक पोल होगा, वही जो पोल की लोकेशन है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 अपॉन RC क्या यही तो पोल है, और ये लेफ्ट हाफ में है, क्यों, क्योंकि सिस्टम मस्ट बी स्टेबल। तो ये -1 अपॉन RC पे क्या है, एक पोल है, और यही पोल रिप्रेजेंट कर रहा है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को। इसी पोल का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंगुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। और हाई पास फिल्टर में हर एक पोल के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ओरिजिन पे एक 0 होगा। देखो यहां पे ओरिजिन पे 0 हमेशा। सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर होगा तो 2 पोल्स होंगे, S+1 अपॉन R1 C1, S+1 अपॉन R2 C2। ये सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर है, तो इस पोल के करस्पॉन्डिंग एक ओरिजिन पे 0, इस पोल के करस्पॉन्डिंग ओरिजिन पे एक 0। तो हमेशा हर पोल के करस्पॉन्डिंग ओरिजिन पे एक 0 होना चाहिए इफ यू वांट टू डिजाइन ए हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर का इसी तरह से ट्रांसफर फंक्शन होता है, हाई पास फिल्टर इसी तरह से डिजाइन होता है, उसका
जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उसमें हर एक पोल के करस्पॉन्डिंग एक ओरिजिन पे 0 होना चाहिए। जैसे इसका अगर मैं बोडे प्लॉट खींचूं, बोडे प्लॉट खींचो अगर इसका, थोड़ा बहुत आपको आता होगा, इनिशियल स्लोप 20 dB होगा ड्यू टू 0, ओरिजिन पे एक 0 है, ठीक है। अब जैसे 1/RC आएगी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, 1/RC कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, क्या हो जाएगा, -20 dB का स्लोप, तो ये +20 dB का स्लोप है, -20 dB करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 स्लोप हो जाएगा। ये हाई पास फिल्टर का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक। ये वाली जो मैंने बनाई थी ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है हाई पास है, ये एक्चुअल है। और आपको पता है जो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है बॉडी प्लॉट में, इस पे क्या होता है, 3 dB का आपका क्या होता है, 3 dB का डिफरेंस होता है। उसे हम दिखाते नहीं है अप्रॉक्सीमेट बॉडी प्लॉट में, लेकिन आपने पढ़ा होगा जहां जहां कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, जहां जहां पे ये स्लोप चेंज होता है, वहां पे 3 dB का अप्रॉक्सीमेशन हम लेते हैं। तो वही ये 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है एक्चुअल में, है ना, यही 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हाई पास फिल्टर है ना। अगर मैं सेकेंड ऑर्डर बनाता, सेकेंड ऑर्डर में देखो 2 जीरो चाहिए। अब सेकंड ऑर्डर की बात मैं कर लेता हूं क्योंकि मुझे 2 कपलिंग कैपेसिटर, इसीलिए मैं सेकंड ऑर्डर बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर सेकंड ऑर्डर है इसका, अगर मैं बोडे प्लॉट खींचता, बोडे प्लॉट अगर आप, इनिशियल स्लोप कितना होगा, 40 dB, इनिशियल स्लोप विल बी 40 dB ड्यू टू 2 zeros एट ओरिजिन, ठीक है। फिर मान लो R1C1 1/R1C1 पहले आ रहा है। अब ये मुझे मैग्नीट्यूड तो पता नहीं ना कि 1/R1C1 1/R2C2 में कौन भरा है, मैं इसको मान लेता हूं 1/R1C1 पहली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आई, तो -20 dB किया पोल ने, तो 40 से क्या आ गया, -20 आ गया, ये 40 dB है स्लोप इसका, ये 20 dB। फिर से दूसरा आया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या, 1/R2C2, है ना। तो यहां पे क्या हो गया, फिर से -20 हुआ, 20 -20 क्या गया, 0। तो देखो हाई फ्रीक्वेंसी पे यही गेन मिल रहा है, मैक्सिमम गेन। जो हाई फ्रीक्वेंसी है ओमेगा टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आपको यही गेन मिलता रहेगा, ये वाला जो कांस्टेंट गेन है ना। तो हाई पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि नहीं, हाई फ्रीक्वेंसीज पे एक अच्छा गेन मिल रहा है, कांस्टेंट गेन मिल रहा है। लेकिन देखो अब मैंने क्या कहा, जो मैक्सिमम गेन पॉसिबल है सिस्टम में, उस गेन का 3 dB लेस गेन जब होगा, वही फ्रीक्वेंसी होती है 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो मैक्सिमम गेन सिस्टम में पॉसिबल है, जिस फ्रीक्वेंसी पे उस गेन से गेन 3 dB कम हो जाएगा या /√2 हो जाएगा। अगर dB में जाओगे, उस गेन से 3 dB गेन कम हो जाएगा जिस फ्रीक्वेंसी पे, उसी को क्या कहते हैं, 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब ध्यान से देखो, ये मैक्सिमम गेन है हाई पास फिल्टर में, और जो ये बॉडे प्लॉट के कट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जहां पे स्लोप चेंज होता है, वहां पे 3 dB का डिफरेंस होता है। तो 1/R2C2 पे जो गेन है वो इस वाले गेन से 3 dB एक्चुअली में कम है, जो मैक्सिमम गेन है। तो बताओ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर 2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक तरह से सिस्टम में आ गई, क्योंकि सेकंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर है, तो ओवरऑल हाई पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हुई, एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम मैंने हाई पास फिल्टर का डिजाइन किया और उसमें 2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी, 1/R1C1 एक टाइम कांस्टेंट की वजह से, C1 की वजह से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आई, C2 कैपेसिटर की वजह से दूसरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आई। तो जो ओवरऑल हाई पास फिल्टर बना, जो सेकंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर है, उसकी ओवरऑल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन है, हाईएस्ट एमंग दिस सेट। अगर 2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, 2 कैपेसिटर्स हैं, तो उनकी वजह से 2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएंगी। तो ओवरऑल हाई पास फिल्टर की अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो क्या होगी, अगर हाई पास फिल्टर है और उसकी कई कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, तो उसमें से अगर वो थर्ड ऑर्डर है तो 3 कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होंगी, फोर्थ ऑर्डर है तो 4 कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो अगर ओवरऑल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी हाई पास फिल्टर की, और हाई पास की फिल्टर की कौन सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हाई पास फिल्टर, अगर उसकी कई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, विल बी हाईएस्ट एमंग द सेट। ये 2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इनमें से जो ज्यादा वाला है वो ओवरऑल लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पे हाईएस्ट गेन, जो मैक्सिमम गेन पॉसिबल है, उस गेन से गेन 3 dB कम होगा, उसी को 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ओवरऑल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर इज हाईएस्ट एमंग द सेट, और वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाई पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और लो पास फिल्टर के कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर इज हाईएस्ट एमंग द सेट, क्योंकि हाई पास फिल्टर है तो हाईएस्ट एमंग द सेट, इस तरह से याद रखो, ठीक है। तो अगर कपलिंग कैपेसिटर CC1 और कपलिंग कैपेसिटर CC2 दोनों फाइनाइट होंगे तो सेकंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर बनेगा। CC1 की वजह से मैं पहले कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा, कैसे, CC1 की वजह से टाइम कांस्टेंट निकालूंगा, 1/टाइम कांस्टेंट, उसकी वजह से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। CC2 की वजह से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालूंगा
CC2 का टाइम कांस्टेंट 1 अपॉन दैट टाइम कांस्टेंट। अब जब ये टाइम कांस्टेंट निकल दोनों के कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगे तो ओवरऑल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, CC1 CC2 दोनों मिलकर सेकंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर बना रहे हैं, तो ओवरऑल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन दोनों में से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में से जो ज्यादा होगा दैट विल बी द ओवरऑल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। ओवरऑल 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर विच इज सेकंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर, ये ध्यान रखना, है ना। तो ये बोडे प्लॉट से आप सिग्निफाई कर सकते हो, है ना। और हाई पास फिल्टर में हर पोल के करस्पॉन्डिंग एक लेफ्ट हाफ में जो हर पोल होता है उसके करस्पॉन्डिंग एक ओरिजिन पे 0 होता है, तो सिस्टम आपका हाई पास फिल्टर बनता है। इस तरह का नेचर आता है, यही तो हाई पास फिल्टर का कर्व है, इसी तरह का कर्व होता है हाई पास फिल्टर का। अब हम सिंपली सीखते हैं, सबसे पहले सीखते हैं केवल इनपुट कपलिंग कैपेसिटर फाइनाइट है, उसकी वजह से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना सीखते हैं इस लेक्चर में। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आउटपुट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वजह से निकालना सीखेंगे एक क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन में CC1 और CC2 दोनों ही फाइनाइट हैं, तो ओवरऑल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना सीखेंगे, आपका ये पक्का हो जाएगा। तो इस लेक्चर में मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं, इनपुट कपलिंग कैपेसिटर की वजह से सीखना है, उसको फाइनाइट लेता हूं, और CC2 को क्या ले लेता हूं, टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो उसकी वजह से कोई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, ये बता चुका हूं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, जल्दी से। सही बात है, ठीक है। तो इतने छोटे छोटे चीजें होती हैं बेटा, आपको अच्छे से नहीं आती हैं इसीलिए आप परेशान रहते हो, और कुछ नहीं है ना। बहुत स्मॉल स्मॉल चीजें होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं आप कंट्रोल में जो पढ़ते हो, चीजों को रिलेट करना अगर आपको आता है ना तो आपको बहुत सारी चीजें इजी लगेंगी, है ना। अब क्रैश कोर्स में तो बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल में डील हैं, लेकिन आपका जो फुल कोर्स में तो बहुत सारी डिटेल में चीजें डील हुई हैं। यहाँ पे आपको जितना मैं मान के चल रहा हूं कि आप भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, क्रैश कोर्स है तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ाऊंगा, पूरा कोर्स तो कवर नहीं हो सकता क्रैश कोर्स में, है ना। अगर पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आप फुल कोर्स पे जा सकते हैं, ठीक है ना। वहां पे हर चीज रीजनिंग के साथ समझाई गई और डिटेल में उन्हीं चीजों को बहुत अच्छे से जितने डेप्थ में जा सकते हैं उतने डेप्थ में एनालाइज किया है। तो ये CC1 है, हम मान लेते हैं 1/1 माइक्रोफैरेड है, ये दिया है कितना, 1 माइक्रोफैरेड, क्लियर है ना। लेट्स से ये आपका क्या है, ये VI है, ठीक है। तो आपको सिंपली ये CC2 है, इट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी दे दिया, अगर नहीं दिया है तो टेंडिंग टू इंफिनिटी मानेंगे, मैंने बताया था। ये आपका RL गिवन है, यहां से ले रहे हैं V0, तो आपको फाइंड आउट करना है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू कपलिंग कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरेड, जिसकी वजह से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब वो हर्ट्ज में पूछा होगा तो FL निकालना है, अगर रेडियन पर सेकंड में तो ओमेगा L, और 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट ओमेगा L देता है रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अब इसी केस को हम देखेंगे एक बार, यहाँ RS भी लगा देंगे, VI का सोर्स रेजिस्टेंस RS, तब क्या होगा। तो दोनों केस इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं ताकि दोनों केस हो जाएंगे, फिर इस लेक्चर को हम बेटा क्लोज करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपको निकालनी है उसके लिए आपको AC मॉडल ड्रॉ करना पड़ेगा, और AC मॉडल ड्रॉ करने के लिए आपको AC मॉडल के पैरामीटर चाहिए, और AC मॉडल के पैरामीटर अगर चाहिए तो उसके पहले DC एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो DC एनालिसिस करने के लिए सारे कैपेसिटर को ओपन करो, कैपेसिटर की वैल्यू कुछ भी है DC के लिए ओपन ही होंगे, दैट इज फॉर श्योर, ओपन हो जाएंगे। जितने AC सोर्सेज हैं दे विल बी रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। तो ये कैपेसिटर ओपन होकर इस पूरे पाथ को डिस्कनेक्ट कर दिया, ये इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, यही सर्किट बची जिसमें DC सोर्स और रेजिस्टेंस है, इसमें कोई AC सोर्स नहीं है, नहीं तो उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते और हमको एक इक्विवेलेंट DC मॉडल मिल जाता। वो हमको मिल चुका है, ये वाली सर्किट, यहीं से हमें DC एनालिसिस करनी है। यहाँ पे एक चीज रह गई थी, बीटा 100 और VB एक्टिव है ना, VB एक्टिव इज गिवन एज 0.7 और KT अपॉन Q जो हमेशा मैं देता हूं 25 मिलीवोल्ट, है ना। एग्जाम में 26 मिलीवोल्ट भी हो सकता है, तो आप उसके लिए भी रेडी रहना, ठीक है ना। तो यहां देखो DC मॉडल बना के पहले DC ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड करते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि ये एक्टिव रीजन में है, एक्टिव रीजन में है और ये ऑन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उसी के हिसाब से सारी एनालिसिस करते हैं। ये 430 किलो ओम है ना, क्योंकि तभी ये एम्पलीफायर की तरह यूज हो रहा होगा, ये एम्पलीफायर की तरह यूज हम कर रहे हैं, और उसी एम्पलीफायर में हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये ऑन है तो इसका बेस इमिटर जंक्शन प्लस माइनस
VB एक्टिव वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा विद P एंड पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी ऑन P साइड एंड माइनस एंड ऑफ द बैटरी ऑन N साइड। N है इमीटर, P है बेस, 0.7 वोल्ट की बैटरी। और अगर एक्टिव रीजन में तो बेस इमीटर लूप इज सफिशिएंट टू फाइंड आउट एनी करंट, वहीं से सब कुछ निकल आएगा। तो हमें एक ही लूप में घूमना, बेस इमीटर लूप में घूमते हैं। यहाँ पे जो करंट जा रही है वो IB है, यहाँ से जो करंट आ रही है वो I है, यहाँ से जो करंट आ रही है वो IC है, ठीक है ना। यहाँ घूमते हैं 5 प्लस माइनस, इसके क्रॉस करंट IB तो है, प्लस माइनस माइनस 430 IB है ना, प्लस माइनस माइनस 0.7 इज इक्वल्स टू 0 आ गए लूप पे, है ना। तो यहां से देखो IB आ रहा है 0.01 मिली एम्पियर, है ना। यहाँ से IC आ रहा है 1 मिली एम्पियर, है ना। और यहाँ से I आ रहा है 1.01 मिली एम्पियर। और इन करंट्स के लिए VC ग्रेटर देन 0.2 आएगा, और यानी कि इन करंट्स के लिए ये ट्रांजिस्टर किस रीजन में, एक्टिव रीजन में। और आपने माना भी था एक्टिव रीजन में, इसीलिए तो IC इज इक्वल टू बीटा IB यूज किया आपने, I इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 IB यूज किया। तो आपने जो माना था वो करेक्ट है। अब क्या निकाल लेते हैं, AC मॉडल के पैरामीटर्स R पाई निकाल लेते हैं। R पाई क्या होगा, बीटा VT अपॉन IC, दैट इज नथिंग बट VT अपॉन IB, एंड दैट विल कम आउट टू बी, वोल्टेज को हमेशा वोल्ट में लेना है और करंट को हमेशा मिली एम्पियर में। तो किलो ओम में आ जाएगा मेरा रेजिस्टेंस, ये आएगा 2.5 किलो ओम कम्स आउट टू बी, एंड दिस GM विल कम आउट टू बी व्हाट, IC अपॉन VT। IC को लेंगे मिली एम्पियर में, दैट इज 1 मिली एम्पियर, एंड वोल्टेज को लेंगे वोल्ट में, तो ये आएगा 40 मिली एम्पियर पर वोल्ट, है ना, 40। तो अब इसको रब करते हैं, अब बनाने जा रहे हैं क्या, अब बनाने जा रहे हैं AC मॉडल, ठीक है ना। तो R पाई आ गया 2.5 किलो ओम, और आपका GM कितना आ गया 40 मिली एम्पियर पर वोल्ट। R पाई आपका आ गया कितना 2.5 किलो ओम, और आपका GM आ गया कितना 40 मिली एम्पियर पर वोल्ट, ठीक है ना, 40 मिली एम्पियर पर वोल्ट। इसको बनाते हैं अब AC मॉडल, है ना। और AC मॉडल तो AC मॉडल के लिए ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तब तो ये शॉर्ट हो ही जाएगा, है ना। ये आइडियल वाला केस है तो ये शॉर्ट, लेकिन ये फाइनाइट है तो ये शॉर्ट नहीं है, ये एज इट इज लगा रहेगा AC मॉडल में। DC में तो ओपन हो गया, AC में एज इट इज लगा रहेगा, और इसका कुछ फाइनाइट इंपीडेंस होगा, और वो फाइनाइट इंपीडेंस डिपेंड करेगा इस इनपुट VI सिग्नल, जो AC सिग्नल है, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा कितनी है, 1/j ओमेगा C, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसको एज इट इज इंटैक्ट रखते हैं। जितने DC सोर्सेज हैं दे विल बी रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज। तो ये 5 वोल्ट का एक DC सोर्स है, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय 0 रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका आइडियल रेजिस्टेंस 0 ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, है ना। अब हम, ये है कलेक्टर टर्मिनल, ये है इमीटर टर्मिनल, ये है क्या बेस टर्मिनल, इन तीनों का इक्विवेलेंट हाइब्रिड पाई मॉडल बनाते हैं, फिर बाकी चीजों को इसमें फीड कर देंगे, फिर देखेंगे वहां से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें कैसे निकालनी है। बेटा तुरंत अभी आंसर आ जाएगा, तुरंत देखते जाना, बस कुछ करना नहीं। अगर इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस आपके बीजेटी सर्किट का निकालने आता है तो आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने में चुटकियों में आप आ जाएगा आंसर। और मैं इवन पूरा मॉडल ड्रॉ भी नहीं करूंगा, बस R पाई पता करने की कोशिश करूंगा, है ना। DC ऑपरेटिंग पॉइंट पता करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सीधे आंसर लिखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। ध्यान से देखना, बनाते हैं पहले। ये NPN है, यहां पे आ जाएगा क्या, ये इमीटर इंड है, ये क्या है GM इंटू V पाई, एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये V पाई है, ये क्या है R पाई है। दिस इज नथिंग बट बेस, दिस इज नथिंग बट कलेक्टर, यहां से जो करंट जा रही है IC, यहां से जो करंट है वो इसी को IB कहते हैं, ये इमीटर। अब बाकी चीजों को कनेक्ट कर देते हैं, फिर निकालते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में एक RC रेजिस्टेंस है, कनेक्ट कर देते हैं। कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में RC है, कलेक्ट कर दिया। कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में एक RL भी है ना, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में RL भी है। हमें गेन ऑन नहीं फाइंड आउट करना है, गेन निकालना होगा तो आप अपने से निकालना, ठीक है ना। और जब भी गेन पूछा जाता है तो क्या पूछा जाता है, मैक्सिमम गेन। और मैक्सिमम गेन के केस में इस कैपेसिटर को भी क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट, क्योंकि मैक्सिमम गेन कब मिलता है, जब ये दोनों कपलिंग कैपेसिटर क्या हो, शॉर्टेड हो। तो अगर इस सिस्टम का आपसे गेन पूछा जाए कि वोल्टेज गेन क्या होगा, तो उस गेन का यही मतलब है कि जो, क्योंकि जब फिल्टर की तरह काम करता है आपका सिस्टम तो भी उसका एक मैक्सिमम गेन होता है ना। अगर हाई पास फिल्टर की तरह ये बिहेव कर
रहा है C7 की वजह से, तो लो फ्रीक्वेंसीज पे तो गेन कम मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी 1/j C7 क्या होता जाएगा, लो इंपीडेंस ऑफर करता जाएगा, शॉर्टिंग की तरफ बढ़ेगा, जीरो इंपीडेंस की तरफ बढ़ेगा और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे जीरो इंपीडेंस हो जाएगा और उस समय गेन मैक्सिमम मिलेगा। तो जब भी इस सिस्टम का अगर मैं कहूं वोल्टेज गेन निकाल दो V0/Vi, तो ऑब्वियसली मैं क्या पूछ रहा हूं, मैक्सिमम गेन की वैल्यू पूछ रहा हूं, और फॉर द पर्पस ऑफ मैक्सिमम गेन दिस कैपेसिटर विल आल्सो बी शॉर्टेड। लेकिन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कैपेसिटर को शॉर्ट नहीं करोगे, तब तो वो निकालनी है जिस फ्रीक्वेंसी पे गेन मैक्सिमम गेन का 3 dB लेसर हो, 3 dB लेसर हो या /√2 हो, है ना। तो उस केस में कैपेसिटर को लेना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, है ना, कि कब क्या करना है, उसके पूछने का मतलब क्या है। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं हाईलाइट करता हूं, क्योंकि इन चीजों में भी बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, जबकि वो बहुत सारी चीजें जानते हैं लेकिन इन छोटी छोटी चीजों को नहीं जानते, तो गलतियां करके आते हैं एग्जाम्स में, है ना। तो उनको भी दूर करना मेरा काम है ना। देखो ये यहीं से आउटपुट ले रहे हैं V0, तो ऑब्वियसली V0 किसके बीच में ले रहे हैं, अगर किसी नोड का वोल्टेज है तो उसका रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड होगा, दैट इज माइनस, प्लस माइनस यही क्या है V0, और यही है इसके क्रॉस वोल्टेज, यही है इसके क्रॉस, ठीक है। अब दूसरे साइड देखते हैं, बेस और ग्राउंड के बीच में क्या लगा है, RB लगा है, फिर बेस से एक कैपेसिटर लगा है क्या, C7, और यहां से फिर लगा है Vi, एक RS लगा के भी देखेंगे Vi के साथ, है ना। इसी केस में मैं अभी डिस्कस करूंगा, देखता हूं कितने लोग सही से करते हैं, ठीक है ना। ये आ गया। अब मुझे यहां पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी और कुछ नहीं, गेन निकालना होता तो मैं इसको भी शॉर्ट कर देता, V0/Vi, कोई दिक्कत नहीं। तो मैक्सिमम गेन मुझसे पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। तो इस कैपेसिटर की वजह से मुझे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो इस कैपेसिटर की वजह से अगर मुझे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इस कैपेसिटर के क्रॉस मुझे, इस कैपेसिटर के जो दो टर्मिनल हैं ये और ये, इन दोनों टर्मिनल के बीच में अगर मैं इस कैपेसिटर के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकाल लूं तो इस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट हो जाएगा दैट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इनटू C7, और अगर इस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट पता है तो इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंगुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इस कैपेसिटर की वजह से क्या होगी, 1/टाइम कांस्टेंट। और चूंकि इस कैपेसिटर की वजह से मुझे पता है कि ये हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव कराता है सिस्टम को, ये कैपेसिटर, इस कैपेसिटर की वजह से सिस्टम किस फिल्टर की तरह काम करता है, हाई पास फिल्टर की तरह। तो जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर होगी, है ना। तो कैपेसिटर की वजह से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/टाइम कांस्टेंट होती है। अब अगर उसकी वजह से हाई पास फिल्टर है तो वो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लो पास फिल्टर है तो वही अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो वो नेचर आपको पता होना चाहिए कि किस फिल्टर की तरह काम, तो हमें पता है। तो हमें इस कैपेसिटर के क्रॉस नेट R इक्विवेलेंट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं पूरे राइट हाफ को हटा के नेट रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट कर लूं, नेट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस में फाइंड आउट कर लूं, नेट इनपुट रेजिस्टेंस में फाइंड आउट कर लूं सिस्टम का, है ना, पूरे राइट हाफ को हटा के, तो मैं फिर इनपुट साइड में क्या दिखाऊंगा, केवल रेजिस्टेंसेस दिखाऊंगा, और फिर मैं इस कैपेसिटर के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकाल लूंगा, और फिर टाइम कांस्टेंट फिर क्या आ जाएगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो मुझे क्या पता करना है, इस कैपेसिटर के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस, तो मुझे क्या पता करना है, ये कैपेसिटर इनपुट साइड में लगा है तो मैं इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लूं, तो फिर मैं इस कैपेसिटर के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हमेशा क्या, RI डैश, यहां से मुझे पूरे राइट हाफ का नेट इनपुट रेजिस्टेंस कितना दिखेगा बिटवीन बेस टर्मिनल ग्राउंड, वो मैं निकाल लेता हूं। फिर पूरे राइट हाफ को उठा के बेस और ग्राउंड के बीच में एक नेट रेजिस्टेंस RI डैश कनेक्ट कर दूंगा। फिर उसके बाद पूरा राइट हाफ का हाफ हट के एक नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। फिर मैं इस कैपेसिटर के क्रॉस नेट टोटल रेजिस्टेंस निकाल लूंगा R इक्विवेलेंट इनपुट साइड से, और फिर टाइम कांस्टेंट, और फिर क्या निकाल लूंगा बेटा, फिर मैं निकाल लूंगा आपका क्या, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/टाइम कांस्टेंट। तो यहां से देखो बेस और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस RI डैश कितना दिखता है, या तो R पाई दिखता है या R पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE दिखता है। अगर इमीटर और ग्राउंड के बीच में RE लगा है तो दिखेगा R पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE, और अगर इमीटर ग्राउंडेड है तो केवल R पाई दिखेगा। तो ये RI डैश मुझे पता है कितना है, R पाई। अब मैं क्या करूंगा, इक्विवेलेंट सर्किट बनाने जा रहा हूं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। क्या हुआ, ये VI हुआ, ये कैपेसिटर C7 कनेक्टेड है ना, यहां RB लगा हुआ है ना,
यहाँ आरबी लगा हुआ, ये ग्राउंड है ना। अब इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में, बेस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट इनपुट रेजिस्टेंस आर आई डैश कितना दिखा, आर पाई। तो पूरे राइट हाफ को हटा के मैंने इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, आर पाई। यही बेस टर्मिनल था, इस टर्मिनल और दूसरा ग्राउंड, ये टर्मिनल के बीच में आर पाई कनेक्ट कर दिया। तो इनपुट पे ये सर्किटरी बन गई पूरी राइट हाफ की हट के। अब मुझे इस कैपेसिटर के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस पता करना है। तो इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल यही तो है, एक टर्मिनल ये, एक इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में कैपेसिटर लगा है। इन दोनों टर्मिनल के बीच में नेट रेजिस्टेंस मुझे देखना है सर्किट का, है ना। वही हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट इनटू C1 हो जाएगा इस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट, और 1 अपॉन दैट टाइम कांस्टेंट विल बी एंगुलर। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में मुझे नेट रेजिस्टेंस देखना है, जो अभी ये सर्किट बन गई, है ना। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस देखने जैसा ही हुआ, और थेवेनिन रेजिस्टेंस देखने जैसा हुआ तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में अगर थेवेनिन रेजिस्टेंस देखना है, तो अगर केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस को रिप्लेस कर दो उनके किससे, इंटरनल रेजिस्टेंसेस से। रिप्लेस कर दो किससे, उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से। तो ये क्या हो गया, शॉर्टेड हो गया। अब इन दोनों टर्मिनल के बीच में नेट रेजिस्टेंस देखना है। इन दोनों टर्मिनल देखो, ये एक टर्मिनल है ये वाला, और दूसरा टर्मिनल क्या है, ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो मैं इसको इस तरह से दिखा दूं क्या, ये एक टर्मिनल ग्राउंड वाला और एक टर्मिनल ये वाला पॉइंट, यही तो था। ये एक पॉइंट, एक टर्मिनल कनेक्टेड था इस पॉइंट से और दूसरा टर्मिनल कनेक्टेड था इस। अब देखो इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में नेट रेजिस्टेंस मुझे चाहिए, इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में। ध्यान से देखो तो इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में मुझे नेट रेजिस्टेंस चाहिए, है ना। वही हो जाएगा कैपेसिटर C1 के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस। वो क्या है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में यही आरबी कनेक्ट है, इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में ये आर पाई। तो नेट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कितना दिखेगा, कैपेसिटर के टर्मिनल के क्रॉस दिस आरबी पैरेलल आर पाई दिखेगा कि नहीं, ध्यान से बताओ। इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में कैपेसिटर है और इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है ना। मैंने शिफ्ट कर दिया, टर्मिनल तो यहां था, जब वोल्टेज शॉर्ट हो गया तो उसकी वजह से इन्हीं टर्मिनल को मैं यहां भी दिखा सकता हूं, है ना। इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है बाय रिप्लेसिंग ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वो टर्मिनल शिफ्ट होकर यहां गए। इन दोनों टर्मिनल के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है, इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में आरबी, इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच आर पाई। तो आरबी पैरेलल आर पाई। तो टाइम कांस्टेंट T कितना हो गया कैपेसिटर C1 का, C1 इनटू आर इक्विवेलेंट। ये टाइम कांस्टेंट आ गया। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसकी वजह से क्या है, हाई पास फिल्टर है तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इनटू C1। अब आरबी पैरेलल आर पाई जितना भी हो, 430 पैरेलल विद आर पाई कितना है 2.5 किलो ओम, ये है इनटू ये किलो ओम में आएगा। तो आपको यहां स्टैंडर्ड यूनिट यूज करनी पड़ेगी। आर को मैं यहां बदल दूंगा किसमें, तो आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन 430 पैरेलल विद 22.5 करेंगे तो किलो ओम में आएगा। इसको मैं बदल दूंगा ओम में, इनटू कैपेसिटर C1 की वैल्यू फैरेड में लूंगा 10⁻⁻6 फैरेड। यहां से आएगा रेडियन पर सेकेंड। और अगर इसको किस में बदलना है, हर्ट्ज में, तो ओमेगा एल को 2 पाई से डिवाइड कर दो, FL आ जाएगा हर्ट्ज में। तो हमेशा क्वेश्चन में देखना आंसर रेडियन पर सेकंड में पूछा है कि हर्ट्ज में। ये एंगुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी, एंगुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से डिवाइड कर दोगे तो हर्ट्ज में आएगा। तो इसका आंसर देखो कितना आएगा, बता देते हैं इसका आंसर क्या आना चाहिए। 430 पैरेलल विद 2.5 कितना आएगा, पहले वो निकाल लेते हैं। 430 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 डिवाइडेड बाई, रुक जाओ, 430, एक मिनट, सीधे 432.5 डिवाइडेड बाई 430 डिवाइडेड बाई 2.5, है ना। ये आ गया 0.402 और ऊपर जाएगा क्या, ऊपर जाएगा 10⁻³ तो ये आ गया बेटा इसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 402.325 रेडियन पर सेकंड, है ना, रेडियन पर सेकंड। इसका आंसर ये आ रहा है ओमेगा एल, है ना, 402.325 रेडियन पर सेकेंड। और इसी को अगर हर्ट्ज में बदलना है FL तो आ जाएगा ओमेगा एल अपॉन 2 पाई, तो आ जाएगा 402.325 अपॉन 2 पाई, है ना, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई पाई। तो ये आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 64.03 हर्ट्ज। तो जो अपर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ड्यू टू कैपेसिटर C1 इज नथिंग बट 64.03 हर्ट्ज के बराबर। बहुत स्मॉल
अब लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसकी वजह से ये एक अच्छा हाई पास फिल्टर है ना। आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, एक अच्छा हाई पास फिल्टर तो नहीं कह सकते, एक अच्छा हाई पास फिल्टर कहना इतना ट्रू नहीं है ना। एक अच्छा हाई पास फिल्टर ये कहना एग्जैक्टली ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? अब आपका जब फिल्टर आप डिजाइन करते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस पर डिपेंड करता है कि ये अच्छा हाई पास फिल्टर है कि बुरा हाई पास फिल्टर है ना। आप यहां क्या चाहते हो, जितने इनपुट सिग्नल आप अप्लाई करो सब एम्पलीफाई होकर आउटपुट पे आए, जबकि ये क्या कह रहा है, CC1 क्या कह रहा है, 64 हर्ट्ज से जितनी लोअर फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको तो ये ब्लॉक करेगा और 64 हर्ट्ज से जितनी ऊपर की फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको ये क्या करेगा, पास करेगा। तो इस सेंस में जो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है बहुत ही स्मॉल है, तो इसका क्या मतलब, ये बहुत कम फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करेगा। 64 हर्ट्ज से नीचे जो फ्रीक्वेंसीज है उन्हीं को ब्लॉक करेगा और 64 हर्ट्ज से जितनी ऊपर है सबको पास करेगा। तो इस सेंस में ये अच्छा है ना। इस सेंस में क्या ये अच्छा है। अगर ये 64 हर्ट्ज से 30 हर्ट्ज होता है ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो और अच्छा होता कि 30 हर्ट्ज के ऊपर सब पास हो जाते, बस 30 हर्ट्ज के नीचे वाले पास नहीं होते। इस सेंस में ये अच्छा है, आप ये कह सकते हो ना। तो कपलिंग कैपेसिटर CC1 की वजह से जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है बहुत स्मॉल, और ये आपके इस बीजेटी एम्पलीफायर सिस्टम के लिए ये क्या है, अच्छा है भाई साहब। सिस्टम के लिए अच्छा है कि ज्यादातर फ्रीक्वेंसी पास कर रहा है बस 64 हर्ट्ज से नीचे। अब अगर यही आ जाए 10 किलो हर्ट्ज तो अप टू 10 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को ये पास नहीं करेगा, 10 से ऊपर वाले पास करेगा। तो ये आपके सिस्टम के लिए ओवरऑल अच्छा नहीं है। जितनी ज्यादा इनपुट फ्रीक्वेंसी पास हो जाए उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जितनी लोअर साइड में हो उतना अच्छा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज क्या हो पाए, पास हो पाए, है ना। तो उस सेंस में ये अच्छा है, केवल 64 हर्ट्ज है ना। तो इस सेंस में ये अच्छा है। अब अगर यहीं पे मान लो RS भी होता, इसी क्वेश्चन में मैं करा देता हूं फिर इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। RS लेट से आपको होता, RS लेट से 100 ओम होता, तब क्या आंसर होता बता दो जल्दी से। ये आंसर तो मैंने निकलवा ही दिया। देखो यहां पे अगर 100 ओम ऐड कर देते, 100 ओम, तो देखो कुछ नहीं सर्किट में चेंज होता, जो इक्विवेलेंट, ये मैं रब कर दे रहा हूं, ये मैं रब कर दे रहा हूं, ये आंसर आप निकाल लेना, यही आएगा 64 हर्ट्ज, है ना आंसर। तो देखो यहां से इनपुट रेजिस्टेंस अभी भी RI डैश कितना दिखेगा, R पाई। तो पूरे राइट हाफ को हटा के मैंने क्या कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया, यहां पे 100 ओम आ गया, है ना। इसी क्वेश्चन में दोनों करा देते हैं ना, ताकि आपको बार बार यही चीज ना करनी पड़े। यहां आ गया कितना, R पाई, ठीक है ना। अब मुझे कैपेसिटर के इंड्स के बीच में क्या निकालना है, कैपेसिटर के जो दोनों टर्मिनल्स हैं, जिन दोनों टर्मिनल के बीच में कैपेसिटर लगा है, उन दोनों टर्मिनल के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है R इक्विवेलेंट, और वो निकल आएगा तो मुझे टाइम कांस्टेंट उसका पता चलेगा, और फिर एंगुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये लगा हुआ है RS, ये लगा हुआ है VI, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है, RB पैरेलल R पाई। तो यहां हटा के मैंने क्या लगा दिया, RB पैरेलल R पाई लगा सकता हूं कि नहीं। इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में RB, इन्हीं दोनों के R पाई, तो नेट इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में RB पैरेलल R पाई। अब मुझे कैपेसिटर के जो दोनों टर्मिनल्स हैं ये वाले, इन्हीं दोनों के बीच में नेट क्या निकालना है, इन्हीं दोनों के बीच में नेट क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, यही तो निकालना है। कैपेसिटर को यहां से हटाओ, जो यहां टर्मिनल बच गए दो, इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है। जो ये सर्किट बनी हुई है वही R इक्विवेलेंट हो जाएगा कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में, और वहां से टाइम कांस्टेंट, वहां से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये निकालने के लिए जस्ट लाइक इन दोनों टर्मिनल के बीच में पूरे सर्किट का थेनिन रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट थेनिन। और इक्विवेलेंट थेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को क्या रिप्लेस कर देते हो, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो अब इन दोनों टर्मिनल के बीच में मुझे नेट रेजिस्टेंस चाहिए, दैट विल बी R इक्विवेलेंट डैश कह देता हूं, अगर पहले R इक्विवेलेंट निकाला था। अब देखो इन दोनों टर्मिनल के बीच में ये कैसे कनेक्टेड हैं, RS और RB पैरेलल R पाई किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। क्योंकि देखो RS और RB पैरेलल R पाई के एक नोड तो कॉमन है, ये वाली बीच वाली नोड क्या है, कॉमन है, और दूसरी नोड क्या है, अलग अलग है ना। तो ये इन दोनों टर्मिनल के रिस्पेक्ट में ये दोनों देखो पैरेलल मत कर देना बेटा, RS और RB पैरेलल R पाई किसमें कनेक्टेड है, इन दोनों नोड्स के बीच में। अगर देखोगे ध्यान से, अगर ये नोड मैं ऐसे बनाऊं, लेट से ऐसे, ये दोनों नोड ऐसे बना लेते हैं। देखो इस नोड से पहले कनेक्टेड है RS, कनेक्ट कर देते हैं RS, ये कनेक्टेड है RS के दूसरे एंड से कनेक्टेड है क्या, RB पैरेलल R पाई, कनेक्ट कर देते हैं RB पैरेलल R पाई, है ना। RS के दूसरे, RS का एक एंड इस नोड से, और ये दूसरा नोड है, तो RS के इस नोड से, ये नोड 1 मान लेते हैं, नोड 2, ये 1 है नोड, ये 2 है, इन्हीं दोनों के बीच में R इक्विवेलेंट निकालना है। 1 से RS और RS के दूसरे एंड से कनेक्टेड है RB पैरेलल R पाई, ध्यान से, है ना। और फिर RB पैरेलल R पाई ये वाला हो गया कॉमन पॉइंट,
जो ये पॉइंट है ये इसको 3 मान लेते हैं। तो RS का एक एंड 1 से, RS का दूसरा एंड 3 कनेक्टेड है RB पैरेलल R पाई से, और RB पैरेलल का जो दूसरा एंड है वो कनेक्टेड है 2 से। 2 से कनेक्टेड का क्या मतलब, यहां से। अब इन दोनों नोड के बीच में बताओ, यहीं से तो आपको R इक्विवेलेंट डैश देखना है, कितना दिखेगा, ये और ये आपस में कैसे कनेक्टेड है इन दोनों नोड के रिस्पेक्ट में, इन दोनों टर्मिनल के रिस्पेक्ट में ये RS और RB पैरेलल R पाई सीरीज में कनेक्टेड है। बहुत लोग जल्दबाजी में यहां से देखते हैं, इनको दिखता इधर है, ये दोनों पैरेलल में है। बेटा जिन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड है उसको बना के देखा करो, तो R इक्विवेलेंट डैश कितना दिखा, RS प्लस RB पैरेलल R पाई, ठीक है ना। और ये निकाल लेना आप, यहां से आ गया टाइम कांस्टेंट R इक्विवेलेंट डैश इंटू C1, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा L डैश अब कितनी हो गई मॉडिफाई होके, R इक्विवेलेंट डैश इंटू C1, इसकी वैल्यू निकाल लेना। हर्ट्ज में चाहिए होगी तो डिवाइड बाई 2 पाई कर देना, है ना। अब अगर ध्यान से देखो R इक्विवेलेंट डैश R इक्विवेलेंट से ज्यादा है, क्योंकि इसमें RS प्लस RB पैरेलल R पाई है, ये केवल RB पैरेलल R पाई था, तो R इक्विवेलेंट डैश बढ़ा तो ये टाइम कांस्टेंट बढ़ा, क्योंकि C1 तो वही है, तो ओमेगा L डैश क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट बढ़ गया, CC वही रहा, तो अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। ओमेगा L कम हो जाएगी तो FL भी कम हो जाएगी, आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आउटपुट साइड में अगर कपलिंग कैपेसिटर है तो कैसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे वो सीखेंगे, और जब दोनों कपलिंग कैपेसिटर फाइनाइट है तो ओवरऑल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।